हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू सोनी। मैं हूं लेखराज और पेश हूं एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 है और जो आर्टिकल 226 है, उनका प्रावधान क्यों किया गया है, ठीक है। और इन दोनों आर्टिकल्स के बीच अंतर क्या है, और साथ ही देखेंगे जो आर्टिकल हैं ये दोनों, इनमें 5 रिट्स भी दिए गए हैं, वो क्या हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी शेयर कर दें। सो गाइस, लेट गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 32 है, इसे किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान है वो किस लिए है, ठीक है। वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए, ठीक है। अब जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान के भाग 3 में वर्ण अंकित हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। ये तो था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स तो हमें दिए गए हैं, पर अगर इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं होता अगर हमारे संविधान में, तो फिर इनका औचित्य ही क्या था। तो इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो कि कहाँ वर्णित है? आर्टिकल 32, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, ठीक है, ओनली। और जो इसी तरह जो सिमिलर इसके साथ ही जो इसके समान ही जो अधिकार प्राप्त हैं वो भी हाई कोर्ट को प्राप्त हैं, आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 226, ये दोनों संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, पर डिफरेंस ये है पहला कि जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और जो 226 है वो हाई कोर्ट के पास है। डिटेल्स में बात करेंगे कि जो अंतर है दोनों के बीच वो क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रावधान है वो क्यों किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए इसका प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद मूल अधिकारों की संरक्षण का काम करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। अर्थात जो इस आर्टिकल का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन, इसका प्रयोग अनिवार्य शर्त है, ठीक है। अनिवार्य शर्त है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 की, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे केवल मूल अधिकारों के हनन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे खास बात नोट करिए आप भी कि जो ये आर्टिकल 32 है, ओनली ये यूज़ किया जाएगा किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट, ओके, ठीक है। एससी में जा सकते हैं आप, मीन सुप्रीम कोर्ट। पर यहाँ पर एक बात जो है वो गौर करने लायक है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, पर आपको इससे पहले हाई कोर्ट जाना भी एक तरह से अनिवार्य ही समझें आप, ठीक है। आप जा तो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा क्योंकि ये आपका अधिकार है, पर आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, अपने संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। एक रिटन स्टेटमेंट आपको वहाँ पर देनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये है कुछ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू आर्टिकल 32, ठीक है। अब कुछ इसके रिट्स के बारे में बात करूं जो इस प्रावधान के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। जो प्रावधान के अंदर दिए गए हैं तो आर्टिकल 32 के, वो ये हैं कि 5 तो पहले, ठीक है, रिट्स दिए गए हैं हमें, पर रिट जो हैं वो उनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है हमारे देश में क्या हुआ है, ठीक है। हमारे देश में ब्रिटिश शासन प्रणाली का राज था, तो वहीं पर आपको ये रिट का विशेषाधिकार देखने को मिलेगा, और वहीं से हमने भी अडॉप्ट किया है। जो रिट है वो ब्रिटेन में यूज़ किया जाता था सम्राट के द्वारा। ये एक विशेषाधिकार था, ठीक है। अगर सम्राट कुछ भी कह देता था वो मानना पड़ता था, जो वहाँ पर रिट के नाम से जाना जाता था। और यहाँ हमारे देश में भी वो सेम रिट लिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और हाँ, एक बात और एक यहाँ पर नोट करने लायक है कि
जो संसद है हमारी, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके पास ये शक्ति है कि वो क्या कर सकती है, इन दोनों कोर्ट्स के अलावा, जो आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, उसके अलावा भी वो किसी दूसरे कोर्ट को ये शक्ति दे सकती है कि आप रिट जो हैं वो दायर कर सकते हैं, ठीक है। रिट्स जो इन दोनों कोर्ट्स के पास हैं, वो भी क्या कर सकती है, दूसरे कोर्ट्स को भी ये अधिकार दे सकते हैं कि आप भी जारी कर सकते हैं। बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि संसद ये अधिकार संबंधित कोर्ट को दे, ठीक है दोस्तों। तो ये है कुछ इसकी इंट्रोडक्शन की जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में दिया गया है, और जो रिट का अर्थ होता है वो एक विशेष अधिकार होता है जो कि हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश शासन प्रणाली से लिया है। तो बात करेंगे अपने टॉपिक की, जो मेन टॉपिक है कि जो उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्याय क्षेत्र है वो उच्च न्यायालय से किस आधार पर अलग है, क्योंकि अब रिट तो दोनों के पास हैं, ठीक है, पर इन दोनों की जो रिट्स की जो पावर्स हैं वो कुछ अलग अलग हैं, ठीक है, इनका प्रावधान अलग अलग है, ठीक है। तो यही बात करेंगे हम अब। सबसे पहली बात, जो एससी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, अर्थात जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगर आपका वायोलेशन हुआ है उनके, ठीक है, अगर आपका हनन हुआ है आपके मौलिक अधिकारों का, तो आप तभी ही एससी में जा सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि उच्च न्यायालय न्यायालय क्या है, इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है, ठीक है, ये लीगल राइट भी हो सकता है। बट इन सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के संबंध में ही जारी कर सकता है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, अन्य जो लीगल राइट्स हैं उनके संबंध में भी जारी कर सकता है। तो जो पहला अंतर है वो ये है कि इस तरह जो उच्चतम न्यायालय का किरीट संबंधी न्यायिक अधिकार है वो उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, अर्थात जो एससी है उसके पास एक सीमित प्रावधान है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही अगर उनका हनन हुआ है तभी जारी कर सकता है, बट जो आपका हाई कोर्ट है वो अन्य संबंध में भी इसे जारी कर सकता है दोस्तों। दूसरे अंतर की बात करूं तो उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या इसके अपने क्षेत्र के राज्य को, यदि दूसरे क्षेत्र के राज्य से संबंधित मामला हो तो भी जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने संबंधित राज्य में ही इसे जारी कर सकता है, ठीक है, सबसे पहली बात जो हाई कोर्ट होगा। और अगर किसी व्यक्ति का दूसरे हाई कोर्ट के साथ किसी दूसरे राज्य के साथ कोई मामला है तभी जारी कर सकता है, ठीक है। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो ठीक है हाई है, ठीक है, पूरे भारत का सबसे, या भारत आपके सेंट्रल लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट है, वो तो कहीं भी जारी कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, ठीक है। तीसरे उसकी बात करते हैं, जो तीसरा इसका अंतर है, ठीक है, जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, इसके अंदर अंतर्गत क्या है, ठीक है, अपने आप में मूल अधिकार है, अर्थात जो आर्टिकल 32 है इट्स ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता आपके फंडामेंटल राइट्स के हनन के खिलाफ, ठीक है। उसे ये जांच करनी ही पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट को ये जांच करनी ही पड़ती है, बिकॉज 32 आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, बट इन हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो मना भी कर सकता है, ठीक है, वो मना भी कर सकता है इसके संबंध में, ठीक है दोस्तों। तो अगले उस की एक और अंतर की बात करूं तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त आर्टिकल 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि शक्ति प्रदान नहीं करता है, अर्थात जो आर्टिकल 32 है वो उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता, अर्थात जो आर्टिकल 32 है उसके पास जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के आधार पर वो 226 को दबा नहीं सकता है, क्योंकि जो 226 का खुद का अपना अधिकार है वो चाहे तो अपने संबंध में इसे जारी कर सकता है, 32 के पास ये अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों।
एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी भी कर लेते हैं, ठीक है। चंद्र कुमार मामला, ठीक है, ये आया था 1997, ठीक है, 1997 का ये मामला है। इसमें क्या किया गया है, ठीक है, इसमें था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने ये प्रावधान किया था, यह व्यवस्था दी थी कि जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं, ठीक है, अर्थात ये मूल ढांचे के अंग हैं। तो आपने मूल ढांचे के अंगों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, सुना होगा कि अगर कोई भी चीज़ संविधान के मूल ढांचे का अंग है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट केस स्टडी के आधार पर आप जान सकते हैं कि जो रिट संबंधी अधिकार हैं न्यायालयों के पास, ये मूल ढांचे के अंग हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता है, इन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो आर्टिकल 32 है एंड जो आर्टिकल 226 है उनके बीच अंतर क्या है। सामान्य तौर पर मैं बात करूं तो जो आर्टिकल 32 है वो कम विस्तृत है एंड जो आर्टिकल 226 है वो अधिक विस्तृत है, जो कि हाई कोर्ट के पास है एंड हाई कोर्ट लीगल राइट के आधार पर भी रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों, ये था इसके बीच अंतर, ठीक है, दोनों आर्टिकल्स के बीच अंतर। अब जो रिट हैं इनके अंदर जो जिनके आधार पर ये इनके बीच अंतर है, ठीक है, जिनके आधार पर ये केस स्टडी करते हैं या जारी करते हैं, किसी न्यायालय को करते हैं या किसी अधिकारी को करते हैं, वो क्या हैं। अगर मैं उनके बारे में भी डिटेल से बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं अक्सर लोग, ठीक है। तो एक सामान्य तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 5 रेट हैं वो हैं क्या, ठीक है, एक बेसिक सी इनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। सबसे पहला जो रेट है, सबसे पहले रेट की बात करूँ, लेख की बात करूँ, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख की मैं बात करूँ तो इसका साधारण अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए या उस व्यक्ति के संबंध में जारी किया जाता है जिसे किसी ने हिरासत में रखा हो और ये कोर्ट आदेश देता है कि व्यक्ति को उसके सामने लाया जाए, ठीक है। दूसरे अगर मैं लेख की बात करूँ तो वो है परमादेश लेख। परमादेश लेख का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जारी किया जाता है। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ यह जारी किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके तीसरे लेख की बात करूं, तीसरे रेट की बात करूं तो वो है प्रतिषेध लेख। इसका साधारण अर्थ होता है रोकना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के किसी काम को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। अब ठीक है, परमादेश लेख मैंने ऊपर बताया आपको, और जो प्रतिषेध लेख है ये दोनों तो नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, पर इनके बीच अंतर क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। जिस तरह जो परमादेश लेख है वो सीधे सक्रिय रहता है, ठीक है, परमादेश क्या है, सीधे सक्रिय रह रहा है, वो सीधा नियंत्रण स्थापित कर रहा है। बट जो आपका प्रतिषेध है वो सीधे सक्रिय नहीं रहता है। एंड जो प्रतिषेध लेख है वो न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, बट जो आपका परमादेश होगा वो सार्वजनिक इकाई के जो अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अब मैं चौथे लेख की बात करूँ तो वो है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख के अगर साधारण अर्थ की बात करूँ तो वो होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह किया जाता है जो उच्च न्यायालय होगा वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को प्रमाणित किसी काम को प्रमाणित करने के लिए या किसी सूचना को देने के लिए इस लेख का प्रयोग करता है। एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी की बात करूँ तो 1991 में जो उच्चतम न्यायालय है उसने कहा था कि व्यक्तियों के प्राधिकरणों और उनके अधिकारियों के हनन के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है ये रेट, ठीक है। पहले क्या था, ये नहीं किया जा सकता था, उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, प्रयोग में लाया जाने लगा। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो प्रतिषेध लेख है उसी की तरह जो ये उत्प्रेषण लेख है वो भी निजी निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। अंतिम लेख की बात करूँ तो वो है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी करता है या लेख, ठीक है। अगर व्यक्ति को लगता है कि संबंधित मामला जो है या इस विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर है तो इसे यह जारी करवा सकता है, किससे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, उसे जारी करवा सकता है इस रिट
को उसे लगता है कि जिस कार्य क्षेत्र में वो काम करता है, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, तो वो यह सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है कि यह व्यक्ति या सार्वजनिक जो संस्था है इसके कार्य क्षेत्र में यह चीज़ नहीं आती है, ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों एक साधारण तौर पर मैंने जो आपकी इसकी जो डेफिनेशन थी पांचों रेटों की मैंने आपको बता दी, बट जो डिटेल में बात है वो कर नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उतनी डिटेल में बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियोज़ लंबी अक्सर लोग देखते हैं नहीं। आई होप यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस इज़ लेखराज सोनी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।